हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अर्जुन सोनी समर क्लासेस के अंदर। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम साइंस के पहले अध्याय के बारे में जानेंगे। साइंस के पहले अध्याय का जो नाम है वो है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। और आज की इस वीडियो में हम पहले पार्ट के नोट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। और ये जो नोट्स हैं वो सबसे बेस्ट नोट्स हैं और बहुत ज़्यादा आसान नोट्स हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना और एक एक बात को पूरे अच्छे से सुनना। और इसलिए ये सबसे बेस्ट और आसान नोट्स हैं, इसलिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें यदि आप ऐसे ही नोट्स और बेस्ट आसान नोट्स चाहते हैं तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन के बारे में कि भौतिक परिवर्तन आखिर किसे कहते हैं। भौतिक परिवर्तन एक ऐसे परिवर्तन होता है जिसे हम होते हुए देख सकते हैं। पहले मेरी इस बात को ध्यान से सुनो कि भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसे हम होते हुए देख सकते हैं। और भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, ये विशेष बात है, इसके बारे में आप ध्यान रखना। जब भी भौतिक परिवर्तन होता है तो उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें केवल पदार्थ के भौतिक गुणधर्म परिवर्तन होते हैं। जब भी भौतिक परिवर्तन होगा तो पदार्थ के भौतिक गुणधर्म ही परिवर्तित होंगे। अब जान लेते हैं कि पदार्थ के भौतिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। तो पदार्थ के भौतिक गुणधर्म जो है वो ये होते हैं, जैसे कि आकार, अवस्था कौन सी है उसकी, रूप कौन सी है उसकी, आकृति कैसी है, उसका अमाप कितना है, उसका रंग कैसे है इत्यादि। ये पदार्थ के भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं, ठीक है। यदि इन चारों में कोई परिवर्तन होता है तब अपने कहते हैं कि भौतिक परिवर्तन हुआ है, यदि नहीं तो अपने कहते हैं भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट। अब हम जानेंगे रासायनिक परिवर्तन के बारे में। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, पहले इसके बारे में ध्यान सुनना कि रासायनिक परिवर्तन को अपने होते हुए नहीं देख सकते कि ये किस प्रकार से हो रहा है, ये विशेष बात है, इसको ध्यान में रखना। अब अपने बात करते हैं, जब भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो रासायनिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ जरूर बनता है। ये बात ध्यान रखना, जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा तो कोई नया पदार्थ जरूर बनता है। इसमें पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म परिवर्तन होते हैं, यानी ये जो परिवर्तन होगा तो इसमें पदार्थ के जितने भी रासायनिक गुणधर्म हैं वो परिवर्तित हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे दूध से दही का बनना। जब दूध से दही बनती है तो दूध के सभी गुणधर्म परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि अपने बात करते हैं, अपने सीधे दूध से जो दही है, दही से अपने चाय नहीं बना सकते, लेकिन दूध से चाय बन जाती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इनके रासायनिक गुणधर्म हैं वो प्रॉपर तरीके से परिवर्तित हो चुके हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना। अब लोहे पर जो जंग लग जाती है, जो जंग होती है वो नया पदार्थ होता है, वो लोहे का जैसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप ये देख सकते हैं, जहाँ अपने लोहे का बार कुछ अलग होता है और जंग का बार कुछ अलग होगा। लोहे जैसे अपने चमक देता है, जबकि जंग चमकदार नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इसमें प्रॉपर तरीके से परिवर्तन हो जाता है। भोजन का पाचन, यदि जब अपने भोजन का पाचन हो जाता है तो भी वो भी क्या होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन कैसे है, जैसे अपने खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट लास्ट में क्या बन जाता है, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। आप देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से सीधा क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, जबकि अपने सीधे कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और ग्लूकोज बन जाता है। तो इस तरह से अपने देख सकते हैं कि इसमें कोई ना कोई नया पदार्थ जरूर बनता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब अपने जानते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और एग्ज़ाम में इसकी परिभाषा भी आती है कि अपने रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देते हुए समझाइए। तो रासायनिक अभिक्रिया है क्या, पहले ये जान लेते हैं। जितने भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन को ही अपने क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, रासायनिक परिवर्तन का अन्य नाम रासायनिक अभिक्रिया है।
यानी जितने भी रासायनिक परिवर्तन होंगे उसे अपने रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अब अपने देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा कौन सी है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, इससे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, जैसे मान लो कोई दो या दो से अधिक पदार्थ हैं आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और नया पदार्थ बना लेंगे। जैसे मान के चलो कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्शन करती है और दोनों आपस में अभिक्रिया करके जल का निर्माण कर लेती है। तो इसमें देखते हैं गैस थी और बाद में दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, जल यानी कि पानी बना रहे हैं। तो इस तरीके से अपने इसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। मैं आशा करता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके अपने कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। जैसे जब मैग्नीशियम का दहन किया जाता है, मैग्नीशियम एक धातु होती है, ये ध्यान रखना। दहन का मतलब है जब इसको जलाया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। इस तरह से मैग्नीशियम के रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मैग्नीशियम क्या होती है, एक पन्नी होती है, इस तरह से एक पन्नी होगी। जब इसको अपने जलाएंगे तो ये जल की क्या हो जाएगी, जब जैसे जलेगी ये तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ क्या करेगी, अभिक्रिया करेगी। और जैसे अभिक्रिया करेगी तो राख बनेगी। जब जलती है मैग्नीशियम की रिबन तो राख बन जाती है और वो राख क्या होती है, वो राख होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इस तरह से अपने देखते हैं। पहले ये मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम से क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरीके से उसके रासायनिक गुणधर्म क्या हो गए हैं, परिवर्तित हो गए हैं। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करता है, जब जल में घुलाया जाता है इसे, जब अपने देखते हैं जब मैग्नीशियम ऑक्साइड जल में घुलकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है जो लाल लिटमस पत्थर को नीले लिटमस पत्थर में परिवर्तित कर देता है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और मैग्नीशियम ऑक्साइड को जैसे जल में अपने डालेंगे तो वो उसके साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, जो कि एक प्रकार का क्या होता है, क्षार होता है। क्षार क्या करते हैं, आप जानते ही हो कि लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम के जैसे जैसे ये अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो उसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे मान के चलो अपने मैग्नीशियम के पास लाल लिटमस पत्थर लेके आते हैं तो ये नीला नहीं कर सकता। मैग्नीशियम ऑक्साइड के पास लेके आएंगे तो भी ये लाल लिटमस पत्थर को नीला नहीं कर पाएगा। और जैसे अपने मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में डालेंगे तो ये परिवर्तित हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। और जैसे ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित होगा तो ये लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक क्षार होता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि आप मैग्नीशियम के प्रॉपर तरीके से रासायनिक गुणधर्म परिवर्तित हो रही हैं। नेक्स्ट, मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब अपनी बात करते हैं रासायनिक समीकरण। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में यह आती हैं, 2 नंबर की आएगी। इसको अच्छे से रट लेना, ध्यान में रख लेना क्या होती है। इसकी परिभाषा जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परिभाषा को ध्यान से सुनना और अच्छे से तरीके से याद कर लेना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और चिन्हों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये एरो का निशान और ये बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे मान लो अपने कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम यहाँ पे अपने इतना बड़ा इसको लिखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसे शब्दों में के रूप में आपने लिखा है कि जब मैग्नीशियम का दहन किया जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। अब भी अपने इतना ज़्यादा लिखा है, इस चीज़ को अपने किस में लिखना है, प्रतीक के रूप में और चिन्हों के रूप में लिखना है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों के रूप में और चिन्हों के रूप में लिखना है। तो अपने उसे क्या बोल देंगे, रासायनिक समीकरण। ये अपने जो इतना बड़ा लिखा है यहाँ से लेके
जब मैग्नीशियम का दहन किया जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। यहाँ तक जो अपने लिखा है, इसके बजाय अपने इसको इस प्रतीक के रूप में भी लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम के लिए अपने Mg का यूज़ करते हैं और उनके मध्य आपस में अभिक्रिया हो रही है तो उसके लिए अपने प्लस का निशान शो करेंगे, और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो अपने प्लस में क्या लगा देंगे, O2 लगा देंगे, और यहाँ पे फिर एरो का निशान लगा देंगे। ये एरो का निशान प्रदर्शित करता है कि इन दोनों के मध्य अभिक्रिया हो चुकी है। और अभिक्रिया के बाद क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे अपने ने क्या लिख दिया, MgO, यानी इस तरीके से MgO, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये जो पीछे अपने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ के आए हैं, इसको इसने प्रतीक के रूप में लिख दिया यहाँ पर। तो ये होती है रासायनिक समीकरण। अब इसके बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं। इस समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ को तीर के बाईं तरफ और बनने वाले नए पदार्थ को तीर के दाईं तरफ लिखा जाता है। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं वो इस तीर के अपने बाईं तरफ लिखेंगे, और जो नया पदार्थ बनता है वो तीर के दाईं तरफ लिखेंगे। इसमें ये कहा गया है। और जो संपन्न होने वाली अभिक्रिया को तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं। जैसे इनके मध्य अभिक्रिया हो चुकी है तो अपने इसको किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, तीर के निशान से प्रदर्शित कर रहे हैं। और ये बता रहा है, ये जो तीर का निशान है ये अपने को बता रहा है कि इन दोनों के मध्य अभिक्रिया हो चुकी है। नेक्स्ट, अभिकर्मक और उत्पाद, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि अभिकर्मक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे, अभिकर्मक कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं उससे अपने बोलेंगे अभिकर्मक, और किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को क्या बोलेंगे, अपने उत्पाद कहते हैं। ये जब दो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो आपस में अभिक्रिया करके क्या कर लेंगे, उत्पाद का निर्माण कर लेंगे। तो जो नया पदार्थ बन रहा है उससे अपने बोलते हैं उत्पाद। जैसे कि अपने देख सकते हैं अभी ये रासायनिक अभिक्रिया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मध्य हो रही है तो इससे अपने बोलते हैं अभिकर्मक। ये दो आपस में अभिक्रिया करके नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं तो इससे अपने बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, ये तो है, वापस मैं बता देता हूँ। ये तो है अपना अभिकर्मक और ये है उत्पाद, क्योंकि इसने तो क्या किया है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है और ये नया पदार्थ बना है इसके माध्यम से। इन दोनों आपस में अभिक्रिया करी और इसे नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये है अभिकर्मक और उत्पाद। नेक्स्ट, संयोजन अभिक्रिया। अब अपन जान लेते हैं संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर बार ये एग्ज़ाम में इससे संबंधित प्रश्न आता है तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी परिभाषा आप चाहो तो आप कॉपी में नोट कर लो, चाहे अपने दिमाग में नोट कर लो, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न तो एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक, ऐसे आएगा, जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक आपस में अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उससे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे मान के चलो ये A है और B है, ये दो है, दो से अधिक अभिकर्मक हो गए, दो अभिकर्मक हो गए, या दो से ज़्यादा ले लो, चाहे ले अपन जितने मर्जी अभिकर्मक ले ले, चाहे 2 ले लें, चाहे 3 ले लें, चाहे 4 ले लें, चाहे 5 ले लें, वो इतने सारे, अब चाहे 2 हो अभिकर्मक हो, चाहे 2 से ज़्यादा अभिकर्मक हो, वो आपस में अभिक्रिया करके केवल एक ही उत्पाद बनाएंगे। चाहे जैसे मान लो ABC कोई अभिकर्मक है, इन्होंने आपस में अभिक्रिया करी और एक एकल उत्पाद का निर्माण कर लिया कोई X का, तो अपने उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है,
मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कोयले का दहन से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण, जैसे कि कार्बन है, जब इसका दहन किया जाता है यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही है तो ये क्या बना रही है, CO2। अब आप देख सकते हो कि दो अभिक्रमक ने आपस में अभिक्रिया करी और एकल उत्पाद बना है CO2। इसके अलावा और कुछ भी नहीं बना उत्पाद में, तो इसे अपने बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ गई है और इसका निर्माण कर लिया है, ये है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसका अन्य उदाहरण देख लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोजन से जल का निर्माण, ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया क्या होगी, संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। क्यों? क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा कि दो या दो से अधिक अभिक्रमक आपस में अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। जबकि वियोजन में क्या होता है, एक एकल अभिक्रमक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। तो अपन इसकी अच्छे से परिभाषा देख लेते हैं। जब एकल अभिक्रमक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उससे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे नी की जगह वी आएगा, वियोजन। ठीक है, ये परिभाषा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, इसको अच्छे से याद कर लेना। और इसके उदाहरण हैं जल का विद्युत अपघटन, सिल्वर ब्रोमाइड का सूर्य के प्रकाश में सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना। तो ये दो उदाहरण हैं वियोजन अभिक्रिया के। एक पहला तो है जल का विद्युत अपघटन और दूसरा है सिल्वर ब्रोमाइड का सूर्य के प्रकाश में विघटन। नेक्स्ट, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊर्जा का निर्माण भी होता है। तो उस रासायनिक अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। इसके उदाहरण हैं श्वसन की प्रक्रिया, जो अपने सांस लेते हैं उसमें भी ऊर्जा का निर्माण होता है, और प्राकृतिक गैस का दहन, ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट, अब अपने बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व के विलयन में उपस्थित तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व के विलयन में उपस्थित तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसका उदाहरण है कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया आयरन के साथ, विस्थापन अभिक्रिया का सबसे बढ़िया उदाहरण है। जैसे इसका मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। जैसे इसमें क्या है, एक तत्व है Fe और ये है दूसरे तत्व का विलयन कॉपर सल्फेट। इस कॉपर सल्फेट के विलयन में ये कॉपर के साथ सल्फेट जुड़ा हुआ है। ये जब इन दोनों के मध्य अभिक्रिया होगी तो ये Fe क्या करेगा, इसको कॉपर को हटा के खुद SO4 के साथ जुड़ जाएगा। यानी कि इनके मध्य अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होगी। जैसे इन दोनों के मध्य अभिक्रिया होगी तो इसका निर्माण होगा FeSO4 का और प्लस में बनेगा Cu। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं कुछ कलर अलग कर लेता हूँ, ग्रीन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे Fe है, Fe ने क्या किया, CO को कॉपर सल्फेट के विलयन से हटा दिया और खुद सल्फेट के साथ जुड़ गया। यानी आयरन कॉपर को हटा के
खुद उसके साथ जुड़ गया सल्फेट के साथ, जैसे आप देख सकते हैं, और Cu क्या हो गया है, अलग हो गया है। इसे अपने बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि Fe ने Cu को उसके विलयन से विस्थापित कर दिया है। नेक्स्ट, अब ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और इसकी सबसे बढ़िया उदाहरण यही है, इसे अपने बोलते हैं सोडियम सल्फेट और ये है बेरियम क्लोराइड। ये जब दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो Ba तो SO4 के साथ जुड़ जाएगा और NaCl के साथ जुड़ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि Ba है वो SO4 के साथ जुड़ गया है और NaCl के साथ जुड़ चुका है। इसमें क्या हुआ है कि इसमें आयनों का आदान प्रदान हुआ है, इसलिए अपने इसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें Na+ आयन का भी और Ba+2 आयन का भी क्या हुआ है, दो आयनों का आदान प्रदान हुआ है और दो बारी विस्थापन हुआ है, इसलिए अपने बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे करवाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता हो उस रासायनिक अभिक्रिया को अपने क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे जल का विद्युत अपघटन। जब अपने जल का विद्युत अपघटन करवाते हैं, जब अपने जल के अणुओं को तोड़ते हैं तो अपने को विद्युत की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि करंट की आवश्यकता पड़ती है। और करंट क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा। तो वहाँ पे अपने किसकी जरूरत पड़ी, विद्युत ऊर्जा की जरूरत पड़ी। इस तरह से सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन, ये भी किसका उदाहरण है, ऊष्माशोषी का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे भी किसकी जरूरत पड़ रही है, विद्युत ऊर्जा की जरूरत पड़ रही है। एक प्रकार से देखा जाए तो ऊर्जा की जरूरत पड़ रही है। नेक्स्ट, और ये जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी दो रासायनिक अभिक्रिया है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में हर बार इससे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है, तो उसको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट, अवक्षेपण अभिक्रिया। ये ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, और जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अपने अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण है लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया। पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब होती है तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। ये जो लेड आयोडाइड होता है ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है अपने को, ठीक है। अवक्षेप का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई दो पानी जैसे विलयन हैं, उनकी आपस में अभिक्रिया हुई, जैसी अभिक्रिया करवाएंगे तो तली में कुछ ना कुछ चीज़ें जम जाएगी, कोई वाइट रंग की कुछ चीज़ें इकट्ठी हो जाएगी। और आप सोचोगे ये वाइट चीज़ें कहाँ से आई, तो वो आती है दोनों को, दो विलयनों के आपस में अभिक्रिया करवाने के बाद। तो जो अपने तली में जो वाइट रंग की चीज़ें प्राप्त होगी उसे अपने बोलते हैं अवक्षेप बोलते हैं, और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट, उपचयन अभिक्रिया। ये एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, संयोजन हो, और हाइड्रोजन का क्या हो, ह्रास हो, यानी हाइड्रोजन की हानि हो, तो उसे अपने क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कोयले का दहन से CO2 का निर्माण। जैसे अपने कोयले का दहन करेंगे, C के साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी तो किसका निर्माण होगा, CO2 का निर्माण होगा। और आप देख सकते हैं कि कार्बन के साथ कौन सी चीज़ जुड़ गई है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है, यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन का क्या हो गया है, संयोजन हो गया। तो इससे अपने बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। और सेकंड इसका उदाहरण है तांबे को गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड का निर्माण। जैसे ये तांबा है, तांबे को जब अपने गर्म करते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है, और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि कॉपर के साथ क्या जुड़ गई है, ऑक्सीजन जुड़ गई है। तो ये भी किसका उदाहरण हुआ, उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण हुआ।
नेक्स्ट, अपचयन अभिक्रिया। ये ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन का संयोजन होगा और ऑक्सीजन का क्या होगा, ह्रास यानी कि ऑक्सीजन की हानि होती है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोजन हो यानी हाइड्रोजन तो जुड़े और ऑक्सीजन का क्या हो, हानि हो, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ संपन्न होती है। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसके एग्जाम्पल है ZnO यानी जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन के साथ करवाने पर अपने को जिंक ऑक्साइड और जिंक का और कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण कार्बन मोनोऑक्साइड अपने को प्राप्त होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ZnO का यानी जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। कैसे? क्योंकि ZnO से क्या हट गई है, ऑक्सीजन हट चुकी है। जो एक बारी जैसे ZnO से क्या हट चुकी है, ऑक्सीजन हट चुकी है। और कार्बन का क्या हुआ है, उपचयन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कार्बन के साथ क्या जुड़ रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है। ZnO के साथ ZnO के साथ यानी जिंक ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन हट रही है यानी ऑक्सीजन की हानि हो रही है, इसलिए यहाँ पे अपचयन हो रहा है। और जबकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, उपचयन अभिक्रिया हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही अभिक्रिया में दोनों अभिक्रिया एक साथ हो रही है, अपचयन भी अभिक्रिया हुई है और उपचयन अभिक्रिया भी हो रही है। और जिस रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया को अपने रेडॉक्स अभिक्रिया कह देते हैं। नेक्स्ट, तो आज की इस वीडियो में इतना ही और ये अपना पहला लेसन पूरा हो चुका है। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें। और यदि आप ऐसी इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं और ऐसी नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।